अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज की जो है वो मुलाज़मा के लिए हमारी एक मास्टर क्लास है जो कि हमारी एकेडमी ने आपके लिए बिल्कुल फ्री जो है वो कंडक्ट की है, ताकि आप लोग जो हैं वो मुलाज़मा को अच्छे तरीके से समझ सकें। इस क्लास को करने का मेन मकसद ये था कि अक्सर व बेशतर आप सब लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे मैसेजेस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि मैम हमारे पास मुलाज़मा का पेशेंट आया है, हम उसको कैसे ट्रीटमेंट करें, हम कौन सा प्रोसीजर करें। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए एक क्लास जो है वो अरेंज की जाए, जिसमें जो है वो आप लोगों को डिटेल से बताया जाए कि मुलाज़मा है क्या, आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना एक दफ़ा दोबारा से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। वैसे तो आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर स्मीला नज़ीर और मैं एक एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। और आज हमारी जो है वो एडवांस मुलाज़मा स्किन मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की एक मास्टर क्लास है। और सबसे पहले थोड़ा सा आज की क्लास के बारे में भी आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुलाज़मा क्या है, फिर हम उसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, फिर हम मुलाज़मा की फिजियोपैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि मुलाज़मा जो है वो कितने टाइप्स का होता है और हम जो हैं वो फिर बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट के बारे में कि हम टॉपिकली जो है वो मुलाज़मा के लिए कौन कौन से जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम मुलाज़मा को ट्रीट कर सकते हैं। और लास्ट में हम जो हैं वो डिफरेंट प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि आप मुलाज़मा की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुलाज़मा को देख लेते हैं कि आखिर भाई मुलाज़मा है क्या। ठीक है, मुलाज़मा जो है ना एक बिल्कुल कॉमन स्किन कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि हमारी स्किन पे भूरे या सुरमई भूरे धब्बे जो हैं वो ब्राउन टाइप के हमारी स्किन के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो पैचेस होती हैं ना, ये हमारी पूरी बॉडी पे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो ये पैचेस नुमायाँ होते हैं वो हमारा फेस पे होते हैं। और ये जो है फीमेल और मेल्स दोनों में ये जो है डिज़ीज़ मौजूद होती है, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो इस डिज़ीज़ का ज़्यादा शिकार होती हैं, सबसे ज़्यादा, बल्कि उस वक्त जिस वक्त उनका जो है वो रिप्रोडक्टिव ईयर्स जो है वो चल रहे होते हैं, उन दौरान जो है ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन में मुलाज़मा जो है वो देखा जाता है। अब हम इसकी जो है वो काजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि मुलाज़मा की क्या क्या काजेज़ हैं। अच्छा, सबसे पहली जो एक चीज़ है, एक सिंपल चीज़, जिस तरह मैंने आपको ये पहले भी कहा कि रिप्रोडक्टिव ईयर्स के दौरान जो है वो हम मुलाज़मा जो है वो ज़्यादा देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ीमेल्स को जो है मुलाज़मा हो जाता है जब उनके रिप्रोडक्टिव ईयर्स चल रहे होते हैं। तो उनमें क्या होता क्या है, वजह क्या है? असल में जो फ़ीमेल्स हैं उनके अंदर ना 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करते हैं कि जब ये इंक्रीज़ होती हैं ना, तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर एक मौजूद होते हैं सेल, जिन्हें हम कहते हैं मेलानोसाइट्स। ये मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ये मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैं आप लोगों को डिफरेंट लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है आज कोई नया स्टूडेंट हो तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मेलानोसाइट्स क्या हैं। मेलानोसाइट्स जो हैं वो एक ऐसे सेल हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट। ठीक है, ये हमारी स्किन के अंदर जो है वो मेलानिन लेके आते हैं और ये मेलानिन क्या करता है कि हमारी स्किन को पिगमेंट देता है, कलर देता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी में एक नेचुरली सनस्क्रीन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं हमारी जो स्किन की एपिडर्मिस होती है वहाँ पे मौजूद होते हैं और तकरीबन 8% जो हिस्सा हमारी स्किन का है वो मेलानोसाइट सेल का बना हुआ होता है। ये मेलानिन जो होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूमेलानिन और एक होता है फ्यूमेलानिन। जो यूमेलानिन होता है वो ब्लैक और ब्राउन पिगमेंट देता है, जबकि जो फ्यूमेलानिन है वो क्या करता है, रेड, पिंक, येलो पिगमेंट जो है वो हमारी स्किन को दे रहा होता है। अब क्या है कि जब हमारी जो है वो ये हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो कैसे बिगड़ता है, जब ख़वातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें भी क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन जो होता है, एस्ट्रोजन जो होता है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह
जब ख़वातीन जो हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो टैबलेट्स ले रही हों या इंजेक्शंस ले रही हों, तो उसमें भी क्या होता है कि हार्मोन लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन लेवल जो है वो बिगड़ जाता है और उसमें भी हमें देखने में आया है कि ख़वातीन को जो है वो पिगमेंटेशन हो जाती है। इसी तरह जब ख़वातीन को मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है, मेनोपॉज़ क्या होता है कि एक ख़वातीन जब ना 45 से अबव जाती हैं, तो तकरीबन 45 से लेके ना ये 60 ईयर्स तक क्या होता है कि इसमें औरतों के जो पीरियड्स का साइकिल चल रहा होता है वो चलना ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स क्योंकि डिस्टर्ब हुए होते हैं, तो ख़वातीन में अक्सर व बेशतर जो है वो हमें देखने में नज़र आता है कि मेलाज़्मा हो जाता है। वैसे मेनोपॉज़ जो है ना वो बाज़ दफ़ा प्री मेनोपॉज़ भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि 35 प्लस औरतों में जो है वो देखने में आता है। उसकी रीज़न भी यही होती है कि बाज़ दफ़ा औरतों के हार्मोन्स जो होते हैं वो शुरू से ही जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, या कोई इनफर्टिलिटी के केसेस चल रहे होते हैं, या कोई भी उनके अंदर कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जाती है जिसकी वजह से उनकी मेडिकेशंस वगैरह चलती रहती हैं, तो बाज़ दफ़ा प्री मेनोपॉज़ जो है वो देखने में आता है। अच्छा, इसमें जो है ना, जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है, वो हमारी बायोलॉजिकल जो मैकेनिज़्म होता है ना, वो हमारे हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। इसमें जो फैक्टर्स होते हैं शामिल, वो हमारे जो हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिनमें जो हैं वो एक जो हैं वो नेचुरल फैक्टर्स भी शामिल हैं, दूसरे हमारे जो हैं वस्कुलर फैक्टर्स शामिल हैं। जो हमारे नेचुरल जो है वो फैक्टर हैं, उनमें क्या-क्या हैं कि वो क्या करते हैं कि वो इंक्रीज़ कर देते हैं मेलानोजेनेसिस को, कि जो बनाते हैं मेलानोसाइट सेल्स। इसके अलावा क्या होता है कि हार्मोन्स हमारों का जो है वो डिस्टर्ब होना। इसके अलावा क्या, जो हमारे सन एक्सपोजर होता है, हमारी यूवी रेडिएशंस होती हैं, वो भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। अब यूवी रेडिएशन का भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि जो यूवी रेडिएशंस होती हैं ना, वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है यूवीए, एक होती है यूवीबी। जो यूवीए होती है ना, वो हमारी स्किन में 40 टाइम्स डीपर जो है वो पेनिट्रेट होती है अगर हम देखें यूवीबी से। जो यूवीबी होती है वो हमारी सिर्फ एपिडर्मल स्किन को जो है वो डैमेज कर रही होती है, और जबकि यूवीए है वो हमारी डर्मिस तक पेनिट्रेट हो जाती है। तो वो क्या करती है कि वो हमारे फाइब्रोब्लास्ट को, हमारे मेलानोसाइट्स को, सबको जो है वो डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो पिगमेंटेशन बन जाती है। इसके अलावा जो है, अगर हमारी स्किन में किसी भी टाइप की कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, या हमारी स्किन का बैरियर जो है वो ख़राब हो जाए, तो भी जो है वो हमारी स्किन में क्या होता है कि मेलानोसाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था फैक्टर्स के बारे में कि एक नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, ये तो नेचुरल फैक्टर्स की सारी लिस्ट होगी। इसके अलावा जो है वेस्कुलर फैक्टर्स भी जो होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब वेस्कुलर जो है फैक्टर्स क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब वो उनमें क्या होता है कि दबाव जो है, ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे एक ना हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं VEGF। ये क्या होती है? ये वस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं हमारी ब्लड वेसल्स में। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी में जो है वो सिग्नल्स देते हैं कि नई कैपिलरीज बने। कैपिलरीज क्या होती हैं? बारीक बारीक खून की नालियाँ होती हैं, वो बन रही होती हैं। तो कहीं पर भी अगर हमारी जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, या हमारी स्किन में कोई ज़ख्म आ जाता है, कहीं पर भी हीलिंग की ज़रूरत होती है, या एक्सरसाइज के दौरान, या हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो क्या होता है, ये VEGF जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब जो है हमारा हाई ब्लड प्रेशर जब होता है, तो अमूमन हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को भी आप देखें तो उनका फेस जो है वो बड़ा जो है वो तपतपा हुआ और चमकता हुआ नज़र आ रहा होता है। और बाज़ जब उनका ये बहुत ज़्यादा लंबा अरसा हो जाता है, तो हम देखते हैं कि उनकी स्किन के ऊपर जो है वो हमें पिगमेंटेशन नज़र आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो एक चीज़ और भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें अहम किरदार अदा करती है, वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। जेनेटिक के तौर पे भी क्या होता है कि एक चीज़ जो है वो आपके DNA में है, किसी भी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है वो मेलानोसाइट्स जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, या जो है वो आपके हार्मोन्स की जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हुई है, या आपका स्किन बैरियर जो है वो बहुत वीक है, या आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो रिस्पॉन्स है
वो आपके स्किन का अच्छा नहीं जा रहा, तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जो है वो फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है और उसके नतीजे में क्या होता है स्किन पे पिगमेंटेशन होती है। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देती हूँ कि क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर जो है ना वो ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि होते हैं फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स जब पैदा होते हैं तो क्या होता है फिर एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं जो कि क्या करते हैं डिफेंस सिस्टम से आते हैं, वो इन फ्री रेडिकल्स को जो है वो ख़त्म करते हैं। तो किसी भी वजह से जब जेनेटिक कोई हमारी प्रॉब्लम डीएनए में चल रही होती है कोई भी इस वजह से, तो क्या होता है कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर रहे होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये नेचुरली हमारी जो है वो डिपॉजिट हो रहे होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स में, और ये कहाँ से हमें मिलते हैं, जिसमें विटामिन सी है, ई है, ग्लूटाथायोन है, ये जो है हमारे बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि हम जो हैं अगर ऑरली ले रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारे ये सेल्स के ऊपर अच्छा अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है जब थायराइड डिजीज़ होती हैं, थायराइड क्या है कि ये एक ना गले के अंदर एक ग्लैंड मौजूद है, ठीक है। इसका क्या होता है ये थायराइड ग्लैंड की जब जो है इसकी सिक्रेशन जो है वो हाइपो में भी जाती है और हाइपर भी होती है। हाइपो का मतलब होता है यानी कि कम हो जाती हैं, जब कम होती है उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, और जब हाइपर होती है उसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। जब ये डिस्टर्ब होते हैं हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है कि इसकी वजह से भी हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस नहीं रहते, तो मेलानोसाइट्स की स्टिमुलेशन जो होती है वो बढ़ जाती है, हमारी जो एस्ट्रोजन की सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ जाती है, और फिर उससे क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता है और ऑटो इम्यून सिस्टम भी जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो अगर हमें थायराइड डिजीज़ के बारे में पता करवाना हो तो इसके जो टेस्ट होते हैं उसमें T3 T4 TSH आते हैं, ये हार्मोनल एक टेस्ट होता है, फिर उससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गए हैं या लो लेवल पे आए हैं, ठीक है। इसके अलावा जब कभी भी हम कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा स्किन का जो बैरियर होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। कोई भी हार्श टाइप के आप कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं या आपने बहुत ऐसी कोई हार्श या आपने जो है वो पील अपने स्किन पे लगा ली है और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, उसकी आफ्टर केयर नहीं ठीक की, या आपने जो है वो अप्लाई करने के दौरान आपसे कोई गलती हो गई है, तो भी क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो मिलाजमा बन जाता है। और इसी तरह बाद दफ़ा अगर आप एक्सपायर हुए भी कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर लेते हैं तो भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे ना आप ये देखें कि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कि आप मीडिया से ही देखकर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एक्सफोलिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो परसेंटेज ज़्यादा होती है, आपको उसका पता ही नहीं चलता कि कब यूज़ करना है कब नहीं करना। जब आप उसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, और बर्न होने के बाद जो रिएक्शन आता है उसकी सूरत में जो है वो मिलाजमा बन जाता है। स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें काम करता है। स्ट्रेस जब आप कभी भी किसी भी चीज़ आपके जो है वो हर वक्त एक माइंड पे स्ट्रेस रहता है, आपकी जो है वो नींद डिस्टर्ब हो रही होती है, आप अच्छी खुराक नहीं ले रहे होते, आपका लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, तो उस वजह से भी जो है वो मिलाजमा हो जाता है। कि क्यों होता है कि इस स्ट्रेस की वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस नहीं रहते। वो हार्मोन्स की भी आपको मैं पूरी कहानी सुना चुकी हूँ कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फिर बाइस बनते हैं, जो हार्मोन से ये फैक्टर्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और फिर हमारी स्किन पे मिलाजमा आ जाता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि कैसे जो है वो ये मिलाजमा जो है वो सारा हो रहा है, ये क्या हमारी बॉडी के अंदर जो है निज़ाम चल रहा है कि जिससे मेलानोसाइट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे मिलाजमा बन जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं, जिस तरह यूवी रेडिएशंस हैं, हार्मोन्स हैं, जेनेटिक इश्यूज़ हैं, इसके अलावा स्किन में होने वाली इन्फ्लेमेशन और सेलुलर लेवल पे होने वाली तब्दीलियाँ जो हैं वो शामिल होती हैं। अब यूवी रेडिएशंस क्या करती हैं? यूवी रेडिएशंस क्या करती हैं कि हमारे जो टायरोसिनीज की एक्टिविटी को जो है वो स्टिमुलेट कर देती हैं। वो क्या करते हैं कि टायरोसिनीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेलानोसाइट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे इसके अलावा क्या होता है, ये यूवी रेडिएशंस हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है कि हमारे डीएनए को डैमेज करता है, इसके अलावा हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बना देता है। अब ये ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है ये क्या है, थोड़ा सा इसमें भी हम बात कर लेते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जब आता है तो एक ना बैलेंस हमारी स्किन के अंदर बॉडी के अंदर चल रहा होता है, फ्री रेडिकल्स में और एंटी ऑक्सीडेंट्स में। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये
ऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं और जो हमारे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारे डिफेंस सिस्टम से होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्यों पैदा होते हैं, जिस तरह पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब यूवी रेडिएशंस आती हैं हमारी बॉडी में, हमारे जो है वो पुअर डाइट होती है, हमारी बॉडी में किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेस होता है और अगर हम सही तौर पर सो नहीं पाते तो ये फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये अनस्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी के अंदर हेल्दी सेल्स होती हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स चोरी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेलुलर डैमेज पैदा होता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि ये नेचुरली जो है वो डिफेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं इन फ्री रेडिकल्स को और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सेल्स को। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं, ये विटामिन सी, विटामिन ई और ग्लूटाथायोन हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं। हम डिफरेंट फूड्स लेते हैं, उन फूड से भी हमें मिल रहे होते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब पुअर डाइट लेते हैं हम लोग ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट के अंदर शामिल नहीं करते तो ये फ्री रेडिकल्स फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आगे अगर हम मजीद बात करते हैं कि जब एक तो यूवी रेडिएशंस की बात होगी, दूसरा क्या है कि जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो उससे क्या होता है कि मेलानिन की सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाते हैं केराटिनोसाइट्स की तरफ, जिसकी वजह से जो है वो मुलाजमा बनता है। ये हार्मोन्स हमारे जो हैं वो बैलेंस कब कब नहीं रहते। और ये कौन से हार्मोन्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, हमारा जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स हैं वो T3, T4, TSH, जब ये सब डिस्टर्ब होते हैं तो ये तब हमारा जो है मेलानोसाइट्स का जो सारा निज़ाम जो है ये दरम भरम हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है ना एक सेल्स होते हैं हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वहाँ पर, जिनको हम कहते हैं सीबोसाइट्स। यही सीबोसाइट्स होते हैं वो एक ख़ास किस्म की वैक्स बना रहे होते हैं जो हमारी स्किन को जो है वो लुब्रिकेंट रखती है। तो क्या होता है कि ये जो सीबोसाइट्स होते हैं जब इनके ऊपर पड़ती हैं, ये यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं, तो क्या होता है कि इनकी वजह से जो है वो हमारी जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। हमारे ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। कौन से ग्रोथ फैक्टर, जो हमारे मेलानोसाइट सेल्स जो है बना रहे हैं मेलानिन, वो, उसके अलावा जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट हैं वो, इसके अलावा जो हैं VEGF जो वेस्कुलर जो है एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो भी जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनसे क्या होता है कि फिर हमारे जो है वो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। हमारे जो मेलानोसाइट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो मेलानिन बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फ्री रेडिकल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मुलाजमा बन जाता है। नेक्स्ट जो है हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि ये जो है मुलाजमा, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जो है वो हमारे फेस पे जो है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है। तो ये जो अगर हम इसकी मेन जो है वो टाइप्स के बारे में बात करें तो ये 3 टाइप्स का होता है। जो ये डिफरेंट हमारे फेस के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो मुतासिर कर रहा होता है। उसमें क्या होता है कि सेंट्रोफिशियल जो पैटर्न होता है उसमें क्या कैसी पिगमेंटेशन होती है कि हमारी जो चीक्स हैं, हमारे फॉरहेड हैं, अपर लिप्स हैं, नोज और स्किन है, यहाँ पर ये मौजूद होता है। और ये वाला जो है मुलाजमा वो तकरीबन 63% जो है ये वाली पिगमेंटेशन हमारी मौजूद होती है। ठीक है, एक हमारे पास है मेलर पैटर्न, उसमें क्या होता है कि ये 21% जो है वो पिगमेंटेशन ये वाली देखने में आती है। और ये कहाँ पे होती है, ये चीक्स और नोज पे होती है। ठीक है, तीसरी जो है वो मैंडिबुलर जो है वो टाइप होती है, वो जो है बहुत कम यानी कि 16% जो है ये वाली टाइप पाई जाती है। ये जो है मुलाजमा कहाँ पे होता है, जो हमारा फेस होता है, मैंडिबल बोन होती है हमारी बिल्कुल ये जॉ लाइन के पास, यहाँ पर जो है ये मौजूद होता है। लेकिन ये ज़्यादातर ये बहुत कम देखने में आती है, तकरीबन 60% तक। और ये वाला मुलाजमा जो है वो ज़्यादातर कहाँ पर देखने में आता है, जो पेशेंट्स जिनमें ना ये हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है ना, उन पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जो पेशेंट जिसमें आप ये समझ लें कि PCOS और इसके अलावा जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स होती हैं ना, उनमें ये मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स के कौन कौन सी जो हैं वो मुलाजमा की टाइप्स होती हैं। तो इसकी जो हैं वो तकरीबन 3 टाइप्स होती हैं, एपिडर्मल मुलाजमा, डर्मल मुलाजमा और मिक्स्ड मुलाजमा। अब इनके नाम से ही जाहिर है, जिस जो एपिडर्मल मुलाजमा होता है ये ऐसा होता है कि ना ये हमारी बिल्कुल स्किन के जो है वो हमारी जो अपर लेयर है सिर्फ वहीं पर मौजूद होता है। और ये जो है हम जब कोई भी किसी भी किस्म का जो कोई ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं तो फौरी तौर पर इसका हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, बड़ी जल्दी
इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और इसके जो बॉर्डर होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, बॉर्डर बिल्कुल क्लियर होते हैं, हमें पता चल जाता है। और इसके जो अपीयरेंस होती है वो डार्क ब्राउन होती है, ठीक है। और ये बिल्कुल हमारे एपिडर्मल लेयर तक मौजूद होता है। अगर हम इसको जो है वो डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल से देखें तो ये हमें नजर आएगा कि बिल्कुल ऊपर होता है, जिस तरह ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ठीक है। जो डर्मल मिलाजमा होता है वो क्या होता है कि वो हमारी डर्मिस तक पेनिट्रेट किया होता है। ये हमारे जो है इसकी जो अपीयरेंस होती है वो लाइट ब्राउन या ब्लूइश या ग्रेइश टाइप की जो है ये होती है। और इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो इतने ज्यादा डिफाइन नहीं होते, वो टेढ़े मेढ़े इस तरह होते हैं जिस तरह ये आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि इसमें जब हम कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो इतना ज्यादा अच्छे हमें रिजल्ट नहीं नजर आ रहे होते, हम बड़े मुश्किल से जो है वो इसको ट्रीट कर पाते हैं। मल्टीपल जो है वो हमें प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, तो उसके बाद हमें इसके रिजल्ट नजर आते हैं। इसी तरह जो मिक्स्ड मिलाजमा होता है उसमें क्या होता है कि एपिडर्मल और डर्मल दोनों जो लेयर्स होती हैं वहां पर ये फैला हुआ होता है। और जो इसकी अपीयरेंस है ये बहुत ज्यादा ब्राउन और ग्रे पैचेस होते हैं। और इसका जो रिस्पॉन्स है वो हमें बहुत ही मुश्किलों से मिलता है और अमूमन हम इसको ट्रीट भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने जो है वो मुलाजमा के लिए डायग्नोसिस किस तरीके से करनी है। क्योंकि देखें, जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें एक चीज़ जो होती है जो सबसे ज़्यादा अहम होती है और जिस पे हमारे जो हैं वो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं, वो ये है कि हमने डायग्नोसिस जो है वो कैसे की है। क्योंकि जब तक हमें जो है वो सही तरीके से इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होगा कि हमारा जो पेशेंट है उसको मुलाजमा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब तक ये हमारे पास हिस्ट्री नहीं होगी तो हम मुलाजमा का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें हमने सबसे पहले जो चीज़ पूछनी है वो ये पूछना होता है कि आपको ये पिगमेंटेशन जो है वो कब से स्टार्ट हुई। और क्या कभी जब टाइम चेंज होता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे औरतों में क्या होता है कि जब एक पीरियड्स का साइकिल चल रहा होता है तो हमें ये उनसे बात पूछनी है कि पीरियड्स के दौरान या पीरियड से पहले या पीरियड्स के बाद आपकी ये पिगमेंटेशन हल्की या ज़्यादा डार्क तो नहीं हो जाती। फिर एक सवाल जो उनसे बहुत ज़्यादा अहम है पूछने वाला वो ये कि आप बाहर धूप में कितनी देर तक जाते हैं, या किचन में अगर आप काम करते हैं तो आपका हीट के साथ आपका वहाँ पर आप कितनी देर तक रहती हैं, या गर्मी जिस जगह पे वो रह रही हैं वो वेदर बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। ये सब सवालात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमें जो है मुलाजमा किस चीज़ से हो रहा है, हमें मुलाजमा हो रहा है यूवी रेडिएशन से, हमें मुलाजमा हो रहा है हमारे हार्मोन्स से, ठीक है। तो जब ये जो पीरियड्स होते हैं इस दौरान जो हैं वो हार्मोन्स जो हैं अप डाउन होते रहते हैं, तो इसलिए ये बात पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ औरतों को जो ये मुलाजमा स्टार्ट होता है वो उन्हें प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुआ होता है। इस वजह से ये बात पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो मैरिड हैं तो क्या लास्ट प्रेगनेंसी से तो ये मुलाजमा स्टार्ट नहीं हुआ, उस प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो उनका HB लेवल कितना रहा, उनका BP बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं होता रहा, उनको शुगर के इश्यूज़ तो नहीं रहे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं और पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है वो इस चीज़ के बारे में भी उनसे पूछता कि आप कोई किसी किस्म की कोई मेडिसिन तो नहीं खा रही, रिसेंटली उन्हें कोई डायबिटीज़ का इशू तो नहीं चल रहा, कोई थायराइड का इशू तो नहीं है, या उन्हें कोई हार्मोनल कोई इशूज़ तो नहीं चल रहे। जिस तरह यंग बच्चों में अमूमन जो है वो PCOS के इशूज़ चल रहे होते हैं, और जिस तरह एज ज़्यादा होती है तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि बाद में प्री मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, या अगर कोई जो है वो 45 से अबव की वुमेन्स हैं तो वहाँ पर मेनोपॉज स्टार्ट हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक हम ये कंप्लीट हिस्ट्री नहीं लेंगे हम जो हैं वो बेहतरीन मेडिसिन उसके लिए सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये बात पूछना, फैमिली हिस्ट्री लेना कि आपकी फैमिली में किसी और को तो मुलाजमा नहीं है, जैसे आपकी मदर हैं, बहनें हैं, इन सब के बारे में पूछना कि उनकी स्किन कैसी है, उनको तो मुलाजमा के इश्यूज़ वगैरह तो नहीं रहे। और एक बहुत अहम चीज़ जो हमने जब अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है तो उसमें हमने जो है या कोई भी हमने प्रोसीजर अपने पेशेंट के लिए डिसाइड करना है, तो जो उसमें हमारे लिए बहुत अहम चीज़ होती है वो ये बात पूछनी कि आपने किसी और डर्माटोलॉजिस्ट को या कहीं सैलून से आपने किसी किस्म का कोई प्रोसीजर तो नहीं करवाया, आप कोई मेडिसिन अभी रिसेंटली कोई यूज़ तो नहीं कर रही, आप वो जो भी स्किन ट्रीटमेंट अपना अभी यूज़ कर रही हूँ, जो भी स्किन केयर की उन्होंने रूटीन वो जो फॉलो कर रही हूँ वो उनसे पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखें, कुछ मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ उनको मिक्स नहीं कर सकते, तो इसलिए ये बात पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि अगर वो कोई और इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हैं तो ये ना हो कि हम कोई ऐसा इंग्रेडिएंट उनको दे दें जो उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में जा रहा हो, जिसका कॉम्बिनेशन उसके साथ नहीं बनता और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाए। अभी हम जो है वो तमाम इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम टॉपिकल कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हमें जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करना है। ये सारा कुछ हम डिटेल से लेते हैं। तो ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली जब जो कोई पेशेंट जो है वो रेटिनॉइड्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी ऐसी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन की जो है एक्सफोलिएंट्स यूज़ कर रहे हो, तो हमें वहाँ पर जो है बड़ा सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप उठाना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इनको जो है वो ज़रूर आपने फॉलो करना है ताकि आप जो है वो नेक्स्ट उनके लिए टॉपिकल या कोई भी जो आप प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहती हैं उसके लिए डिसाइड कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम जो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं मुलाजमा के लिए उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अज़ैलिक एसिड। अज़ैलिक एसिड जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंग्रेडिएंट है जो कि हमें जो है वो तमाम टाइप के जो हमारे पास मुलाजमा आता है उसके लिए हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। बाज़ दफ़ा देखें ऐसा होता है कि आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसको मुलाजमा या वो पिगमेंट जो है वो इस वजह से हुआ होता है कि वो औरत आके आपको बताती है कि मैं जल गई थी। जिस तरह बात दफ़ा होता है काम करते हुए जो होता है वो उबलता हुआ पानी ऊपर गिर जाता है, कोई चाय गिर जाती है या वैसे किसी भी गर्म चीज़ के साथ टच हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पर वो ज़ख्म तो ठीक हो जाता है लेकिन वहाँ पर एक ब्राउन कलर का पैच बन जाता है, ठीक है। ऐसे में अज़ैलिक एसिड जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। अज़ैलिक एसिड की जो है वो हम केमिकल पील्स भी यूज़ करते हैं। अज़ैलिक एसिड जो मुलाजमा के लिए सबसे बेहतर कंसंट्रेशन में जो यूज़ किया जाता है वो 20% है और इसका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। अच्छा, अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें कि अज़ैलिक एसिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो क्या है, ये इनहिबिटर है टायरोसिनेज का। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, हमने पीछे भी पढ़ा था कि टायरोसिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो मेलानोसाइट्स की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। तो अज़ैलिक एसिड क्या कर रहा है कि वो जो एक चीज़ जिसने उसको पंप करना है, बूस्ट करना है, उसी को रोक रहा है। भाई टायरोसिनेज को मना कर रहा है कि तुमने मेलानोसाइट्स जो हैं वो मज़ीद नहीं बनाने, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। और इसके अलावा जिस तरह हमारी जो है वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होती है, इसी वजह से उसमें ये बड़ा अच्छा जो है वो हमें रिजल्ट देता है। इसके अलावा केराटोलैटिक इसके जो है वो एक्शन होता है कि ये क्या करता है कि जिस तरह हमारे जो सेल्स का टर्नओवर होता है उसको फास्ट करता है। हमारे जो कैराटिनोसाइट सेल्स होते हैं उनके दरमियान जो एक ग्लू लगी होती है जिससे वो बाद दफ़ा वहाँ पर चिपक जाते हैं, हमारा डिस्क्यूमेशन का जो अमल है वो स्लो हो जाता है, तो उसको ये फास्ट कर देता है और हमारे जो ऊपर डेड सेल्स की एक लेयर लगी होती है उसको ये रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अज़ैलिक एसिड की अगर हम समरी के बारे में बात करें तो ये क्या कर रहा है कि ये रिड्यूस कर रहा है मुलाजमा को। किस तरीके से? क्योंकि ये मेलानिन की प्रोडक्शन को कम कर रहा है, काम कर रहा है हमारी इन्फ्लेमेशन को, और क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है हमारे स्किन के जो है वो सेल के जो टर्नओवर है उसको फास्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड की जो हमने कंसंट्रेशन यूज करनी होती है वो 1 से लेके 4 तक है। कोजिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी कॉस्मेटोलॉजी की इंडस्ट्री में जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला इंग्रेडिएंट बन चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसे जो है वो वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो जहाँ पर वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, हम देखते हैं कि आखिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हम इसे क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बी इनहिबिटर है टायरोसिनेज का। मैंने ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर शामिल किए हैं ये अमूमन जो हैं ये सारे वो हैं जो कि इनहिबिटर्स हैं टायरोसिनेज के, क्योंकि टायरोसिनेज ही वो एंजाइम है जो कि मेलानोसाइट्स आगे बना रहा है, और मेलानोसाइट्स ही वो चीज़ें हैं जो आगे जाके हमारी स्किन को पिगमेंट दे रही हैं, हमारी स्किन में जो है वो मेलास्मा बनने का बाइस बन रही हैं। इसके अलावा जो हमारे स्किन में हो जाते हैं क्या नाम है, फ्री रेडिकल्स, जो हमारे स्किन के सेल को जो है वो डैमेज कर रहे होते हैं, तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, ठीक है। ये वो रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो कि हमारी स्किन में हो जाता है, और हमारी स्किन को जो है वो मुलाजमा उसको ये रिमूव करता है। अच्छा, अगर हम कोजिक एसिड को देखें कि इसके साथ हम कौन से कम्बिनेशंस बना सकते हैं जिससे हम इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कोजिक एसिड को हम ग्लाइकोलिक एसिड के साथ यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी के साथ यूज़ कर सकते हैं, और अज़ैलिक एसिड के साथ भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोजिक एसिड को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए किसके साथ, बेंजाइल पेरोक्साइड के साथ या और किसी भी स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएशन के साथ, जो है एक्सफोलिएंट्स के साथ जो है हमने इसको
मिक्स नहीं करना होता है, जिसमें सैलिसिलिक एसिड है या ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी, उसके साथ हमने जो है वो कोजिक एसिड को कतन जो है वो मिक्स नहीं करना। इसी तरह रेटिनॉइड्स जो हैं और विटामिन सी भी जो हाई कंसंट्रेशन में आती हैं, उनके साथ हमने इसको यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ट्रांजामिक एसिड जो है वो किसके साथ बहुत ज़्यादा सेफ होता है यूज़ करना, उसमें हमारे पास नियासिनामाइड्स आते हैं, सेरेमाइड्स आते हैं, सनस्क्रीन्स आती हैं और एज़ैलिक एसिड मौजूद है। अब हम बात करते हैं ट्रांजामिक एसिड की। जो ट्रांजामिक एसिड है वो हम जिस कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं मलाज़मा के लिए, वो है 2 से लेके 5% तक। अब आप कहेंगे कि मलाज़मा होता है और ये कंसंट्रेशन इसकी बहुत लो है कि जस्ट 2 से लेके 5% तक है, तो मैं आपको बताऊं कि मलाज़मा के लिए जो सबसे बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त, जो अच्छा रिजल्ट देता है वो ट्रांजामिक एसिड ही है। ट्रांजामिक एसिड जो है वो हमारे पास ऑरली और इसके अलावा जो है वो इंजेक्शन एम्प्यूल्स फॉर्म में भी आता है, लेकिन मैं आपको एम्प्यूल्स का या कैप्सूल्स का नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो जो है आप लोग शायद, क्योंकि यहाँ पर सब डॉक्टर्स नहीं होंगे जो कि उसको रेकमेंड कर सकें, इसलिए मैं आपको जो है वो सिर्फ इसके टॉपिकल यूज़ का बता रही हूँ कि ये जो है हम इसको 2 से लेके 5% तक यूज़ करते हैं। और जब आपने इसको यूज़ करवाना है तो आपने इसे अल्टरनेट नाइट्स पे यूज़ करवाना है। ट्रांजामिक एसिड का जो सबसे बेहतरीन कम्बिनेशन आता है वो हमें नियासिनामाइड में मिलता है, ठीक है। और जब आप ये यूज़ करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ट्रांजामिक यूज़ करवाने के बाद हमारी स्किन जो है वो थोड़ी बहुत पील भी हो रही होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेल का जो टर्नओवर है उसको बहुत ज़्यादा ये फास्ट कर देता है। उसके अलावा ये क्या करता है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद होते हैं, जो कि मलाज़मा का बाइस बनते हैं। जिस तरह एक मैंने आपको बताया था VEGF, ठीक है। ये VEGF जो है ये क्या कर रहा था, ये वेस्कुलर एक्टिविटी को जो है वो बढ़ा रहा था। और ये कब काम कर रहा था? जब हमारी जो है वो बॉडी के अंदर कहीं पर भी हीलिंग की ज़रूरत है या हमारा ब्लड प्रेशर जिस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है, तो ये वहाँ पर एक्टिवेट हो रहे होते हैं। तो इसमें ये क्या करता है कि ये भी जो है इसकी जो हमारा ये ट्रांजामिक एसिड है ये VEGF की एक्टिवेशन को जो है वो ज़रा कम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये टायरोसिनीज का भी इनहिबिटर है। और कुछ ये जो ट्रांजामिक एसिड है इसके आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे मलाज़मा के लिए। यहाँ पर हमें जो ट्रांजामिक एसिड की जो है वो पील्स में भी मिल जाता है, ये हमें जो है वो मीज़ो में सीरम्स में भी मिलता है मलाज़मा के लिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसको जो हम कम्बिनेशन कर सकते हैं वो किस किस के साथ कर सकते हैं? हम कोजिक एसिड के साथ, नियासिनामाइड के साथ, विटामिन सी के साथ और ऑर्बिटिन के साथ हम इसका जो है वो कम्बिनेशन बना सकते हैं। और ये जो है इसका रिज़ल्ट अगर हम ये देखें कि इसके रिज़ल्ट जो हैं वो कौन सी टाइप की मलाज़मा में हमें बेहतरीन मिलते हैं, तो आप ये समझ लें कि चाहे वो एपिडर्मल हो या मिक्स्ड मलाज़मा हो, हमें ट्रांजामिक एसिड के हमेशा बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमने जो है वो ट्रांजामिक एसिड को बिल्कुल कंबाइन नहीं करना किनके साथ, जो स्ट्रॉन्ग पील्स होती हैं, क्योंकि ट्रांजामिक एसिड जो है वो 10% भी अगर हम यूज़ कर रहे हो तो हमारी स्किन की जो पीलिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कभी भी से किसी और स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएंट के साथ जो है वो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो है वो स्किन बहुत ज़्यादा फिर पील होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है और आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और जिस तरह स्पेशली होता है कि रेटिनाइड्स जो हैं, ट्रांजामिक एसिड के साथ कभी भी रेटिनाइड्स को या बेंजाइल पेरोक्साइड को जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन इसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी की, ये जो है मलाज़मा के लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। और ये जो है ये भी इनहिबिटर है टायरोसिनीज की एक्टिविटी का। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये ब्राइटनिंग करता है हमारे हाइपर पिगमेंटेशन के एरिया को, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है, ये बूस्ट करता है हमारी स्किन के हीलिंग को और कोलेजन को। कोलेजन जो हमारी स्किन के अंदर बनता है उसमें कोलेजन के प्रॉपर बनने में जो मेन एक हमारे पास विटामिन जो काम कर रहा होता है, जहाँ पे विटामिन ई होता है, वहीं पे साथ विटामिन सी भी कोलेजन की जो है वो
प्रोडक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारा जो कोलेजन बनता है वो अच्छा नहीं बन पाता। अच्छा, जो हम इसकी कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं वो 10% से लेके 20% तक यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके जो बेहतरीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो बनते हैं नियासिनामाइड के साथ, ट्रांजामिक एसिड के साथ, कोजिक एसिड के साथ, एज़ैलिक एसिड के साथ, और इसके अलावा हम सनस्क्रीन के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी उसमें कोई ऐसी इशू नहीं आता। लेकिन इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए किनके साथ? रेटिनॉइड्स के साथ, और AHA, BHA और बेंजाइल पेरोक्साइड के साथ विटामिन सी को, एस्कॉर्बिक एसिड को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनामाइड। ठीक है, नियासिनामाइड की जो कंसेंट्रेशन हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं 2% से लेके 5% तक। जब नियासिनामाइड हमारी बॉडी के अंदर, जो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो ये चेंज हो जाता है विटामिन B3 में, और ये रिड्यूस करता है हमारे मेलानिन की ट्रांसफर को, ये ब्राइट करता है हमारी स्किन टोन को, और ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखता है। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है हमारे स्किन बैरियर को, और ये भी बहुत ज़बरदस्त एंटी ऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है कि ये जो फाइट करता है हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ और यूवी रेज के साथ, पोल्यूशन के साथ, जो ट्रिगर करती हैं हमारी मुलाजमा को। तो जिस तरह मैंने बताया था आपको, जब हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी थी मुलाजमा में, तो मैंने उसमें क्या बताया था कि कौन सी 3 चीज़ें जो हैं वो हमारे मुलाजमा को ट्रिगर कर रही होती हैं? यूवी रेस, उसके अलावा जो ये हमारे हार्मोनल इश्यूज होते हैं, इसके अलावा जेनेटिक इश्यूज होते हैं। ये सब जो होते हैं क्या करते हैं कि ये हमें जो है वो मुलाजमा बनाते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं ये भी हमारी स्किन में मुलाजमा का बाइस बन रहे होते हैं। तो नियासिनामाइड जो है इनके लिए जो है एंटी ऑक्सीडेंट का जो है वो काम करता है। अच्छा, इसको जो कॉम्बिनेशन इसकी हम बना सकते हैं वो विटामिन सी के साथ बना सकते हैं, ट्रांजामिक एसिड के साथ बना सकते हैं, एज़ैलिक एसिड के साथ, कोजिक एसिड के साथ, और रेटिनॉल के साथ भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट, क्योंकि ये काफ़ी जेंटल टाइप का जो है वो इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम नियासिनामाइड यूज़ करते हैं तो हमारे जो सीबम लेवल है वो काफ़ी रिड्यूस हो रहा होता है। इस वजह से जब भी आपने ये यूज़ करवाने हैं तो आपने पेशेंट को स्पेशली जो है वो मॉइस्चराइजर्स के लिए, सन ब्लॉक के लिए लाजमी जो है वो उसे रेकमेंड करना है हमेशा। बल्कि देखें, जब भी आप चाहे वो एक्नी का ट्रीटमेंट करें या आप मुलाजमा का ट्रीटमेंट करें, जब भी आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट साथ यूज़ करें तो साथ जो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके उस तमाम ट्रीटमेंट के साथ, जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है जिसे आपने सबसे पहले पेशेंट को रेकमेंड करना होता है, वो होता है हमारा मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम पेशेंट को सन ब्लॉक रेकमेंड करते हैं तो अक्सर पेशेंट मेरे पास वापस आते हैं और कहते हैं, बाजी मैं जब भी ये सन ब्लॉक लगाती हूँ मुझे तो इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। जब उस बीबी से पूछा जाता है भाई तुम लगाती कैसी, तो कहती है ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो यानी क्या है कि वो सन ब्लॉक लगाने से पहले मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी ही नहीं समझ रही होती। तो ये बात आपने उनको बार बार समझानी है। हमारी आवाम को एक एक बात समझानी पड़ती है कि देखें, सिर्फ जो है ये नहीं है कि आपने एक नाइट क्रीम पकड़ ली या आपने कोई नियासिनामाइड पकड़ लिया, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको दे दिया, रेटिनॉल्स वगैरह दे दिए, उसी ने आपकी स्किन को ट्रीट करना है। हरगिज़ से ऐसा नहीं होता। जो आपके ट्रीटमेंट का एक पूरा हिस्सा होते हैं उसमें जो है वो शामिल होता है कि आप जो हैं वो यूज़ करवाएं, उन्हें मॉइस्चराइजर यूज़ करवाएं, आप उन्हें सन ब्लॉक यूज़ करवाएं। ठीक है, और जाहिर सी बात है कुछ औरतें आपके पास ऐसी आती हैं जो कि बहुत ही सादी होती हैं, उन्हें ये बात समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उन्हें बड़े आसान अल्फाज में मैं समझाती हूँ। मैं उन्हें समझाती हूँ जिस तरह जो वो कर रही होती है उनको उन्हीं के तरीके से समझाओ। उन्हें समझाओ कि देखो, जिस तरह हांडी बनाती हो तो खाली सब्जी तो नहीं लेके आती हो, उसमें काफ़ी चीज़ें मिलाती हो तो तुम्हारी हांडी बनती है। बिल्कुल इसी तरीके से उससे जब आप समझाएंगी तो उसकी दिमाग में बात फिर अच्छे तरीके से बैठेगी। वरना वो ये समझती हैं कि हमने ये जो एक रंग गोरा करने की या मुलाजमा के ट्रीटमेंट की जो ये एक चीज़ हमने ले ली है ना, बस इसी से हमें रिजल्ट मिलेगा, हमें उसके अलावा कोई चीज़ नहीं लगानी। क्योंकि देखिए, मेरा काफ़ी साल का तजर्बा है, मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि पेशेंट चाह रहा होता है कि इसको सिर्फ एक कोई क्रीम पकड़ा दी जाए। तो ये बात आपने उसे समझानी है कि ये खाली एक क्रीम कभी कुछ नहीं करेगी। इसके साथ हमें जो है वो सपोर्टिंग चीज़ें चाहिए, जिनमें मेन चीज़ हमारा क्या है, मेन चीज़ हमारी जो है मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जेंटल टाइप के जो हैं वो आपने उन्हें फेस वॉश वगैरह रेकमेंड करने हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे नियासिनामाइड, अब हमारा ये नियासिनामाइड कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे थे ऑर्बिटन की। ठीक है, ऑर्बिटन जो है ना वो हमारे पास 2 फॉर्म्स में आता है। एक होता है अल्फा ऑर्बिटन, दूसरा हमारे पास आता है बीटा ऑर्बिटन। ये भी जो है ये क्या होता है, ये जो है नेचुरली ड्राइव किया जाता है
हमारे जो हैं वो प्लांट्स से, ठीक है, जिनमें कौन कौन से हैं, इनमें जो है वो बेरी शामिल है, कैनबेरी शामिल है, पियर से ये लिया जाता है। ये क्या करता है कि ये हमारी स्किन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग इफेक्ट देता है। ये एक किस्म का जो है वो ये इनहेबिटर है टायरोसिनेज एंजाइम का, और ये क्या करता है कि जेंटली जो है वो लाइटनिंग इफेक्ट देता है हमारी स्किन को, और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखता है। अच्छा, अक्सर यहाँ पर ना एक चीज़ है कि अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स भी पूछ रहे होते हैं कि मैम आप हमें हाइड्रोक्विनोन के बारे में नहीं बताती। तो वो मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि देखें, एक तो ये कि वो फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन है, दूसरी बात ये है कि अगर आप उसको प्रॉपर तौर पे यूज़ नहीं कर पाते हैं या आपका पेशेंट उसको ज़्यादा यूज़ कर लेता है, उसकी सही तरीके से केयर नहीं करता, तो इतना बुरे रिजल्ट्स आते हैं, इतनी बुरी स्किन के साथ पेशेंट वापस आता है कि आप जो हैं वो उन रिजल्ट्स को फिर कभी ठीक भी नहीं कर पाते। यानी कि जब आपकी स्किन बर्न हो जाती है, फिर जाहिर सी बात है वो कभी मुलाजमा जाता भी नहीं है। तो ये जो है, ये हमारा जो है वो इसका जो केमिकल है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है हाइड्रोक्विनोन के साथ, और आप ये यूज़ करवाएं, ये सेफ़ है, बहुत सेफ़ है हाइड्रोक्विनोन के निस्बत, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा इंग्रेडिएंट जो है वो है क्या नाम है, मलबेरी एक्सट्रैक्ट हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो शहतूत होता है ना, ये उससे बनाया जाता है, और ये जो इसकी जो कंसंट्रेशन हम यूज़ करते हैं वो किससे कौन सी है, वो 1% से लेके 5% तक है, और ये भी जो है वो टायरोसिनेज का इनहेबिटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ये प्रॉपर्टीज़ रखता है। अच्छा, ये वाला जो इंग्रेडिएंट है ना, इसकी हमें पैच टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ पेशेंट्स को इस इंग्रेडिएंट से थोड़ी सी एलर्जी भी होती है, इसलिए ये जो है इसको जब तक आप पैच टेस्ट ना इसका कर लें तो आपने अपने पेशेंट को इसको यूज नहीं करवाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिनॉइड्स के बारे में, ठीक है। रेटिनॉइड्स में जो आ रहे होते हैं, हम जो ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें काफ़ी सारी रेटिनॉइड्स की टाइप हैं, लेकिन जो एक सैलून लेवल पे आप इजीली इसको यूज़ कर सकती हैं वो होते हैं हमारे रेटिनोल हो गए, ट्रेटिनाइन हो गए, और एडाप्लिन है। अब रेटिनोल की जो कंसनट्रेशन हमने यूज़ करनी होती है वो 0.1 से लेके 1% तक है, और जो ट्रेटिनाइन की है वो 0.01 से लेके 0.1 तक है, ठीक है। आपने ट्रेटिनाइन पे 0.01 तक ही रहना है। एडाप्लिन भी हमें 0.1 से लेके 0.3 तक होती है, लेकिन जो हमें ओवर द काउंटर मिल जाती है, यानी कि आप ऐसे ही जाके मांगेंगे फार्मेसी से तो आपको जो मिल जाएगी वो 0.1 है, और जो प्रिस्क्रिप्शन पे हमें मिल रही होती है वो 0.3 है। अच्छा, अब ये रेटिनॉइड्स करते क्या है, ये रेटिनॉइड्स क्या करते हैं कि ये जो हमारे सेल्स का टर्नओवर है इसको फास्ट करते हैं, हमारी कोलेजन की प्रोडक्शन को बनाते हैं, ये पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये रिड्यूस करते हैं मेलानिन की प्रोडक्शन को, और इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है, और ये सीबम को रेगुलेट करता है। लेकिन जो है रेटिनॉइड्स जो हैं आपने जब भी यूज़ करवाने हैं तो बड़ा जो है वो सोच समझ के यूज़ करवाने हैं। आपने कभी भी इनको ऐसे ही किसी पेशेंट को जो है वो रेकमेंड नहीं कर देने। आपने देखना है कि आप जो ये पेशेंट को यूज़ करवा रहे हो वो पेशेंट जो है उसने कोई भी, यानी कि जिस तरह अक्सर फीमेल्स होती हैं उनकी शादी हो रही होती है तो उन्होंने जो है वो बेबी कंसीव करने का, या कोई प्रेग्नेंट औरत भी आपके पास आ सकती है, कोई लैक्टिक मदर आ सकती है, तो आपने जो है उनको रेटिनॉइड्स यूज़ नहीं करवाने। तो रेटिनॉइड्स की जगह पर ना एक और इंग्रेडिएंट आता है जिसे हम कहते हैं बाकिचोल, ठीक है। ये नेचुरली जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और ये जो है ये बिल्कुल काम कर रहा होता है जिस तरह हमारे रेटिनॉइड्स काम कर रहे होते हैं। इसके भी जो बेनिफिट्स हैं उनमें एंटी एजिंग आता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और ये जो है हम इसके भी हमें बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि ये जो है ये हमें इसका जो सोर्स है वो नेचुरल होता है, इसकी इरिटेशन जो होती है वो बहुत कम होता है, काफ़ी जेंटल होता है, और सन से इसकी सेंसिटिविटी समझें कि ना होने के बराबर है, और ये प्रेगनेंसी में भी सेफ होता है। तो हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है मैंडेलिक एसिड, ठीक है। ये जो मैंडेलिक एसिड है ना, ये जिस परसेंटेज पे हम जो इसको यूज़ कर सकते हैं टॉपिकल में, वो हमारी पास आती है 5 से लेके 10% तक, ठीक है। और जो ये जो है ये मेलानिन का इनहेबिटर है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये केराटोलैक्टिक है कि जो हमारे सेल्स होते हैं हमारे कॉर्नियम लेयर के ऊपर जो है वो जमा हो जाते हैं। हमारा डिस्क्यूमेशन जब रिड्यूस होता है तो ये क्या करते हैं, ये उस ग्लू को ये तोड़ते
होते हैं और हमारे सेल के टर्नओवर को ये फास्ट करता है, जिससे हमारी पिगमेंटेशन जो है ख़त्म करने में हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अच्छा, इसको हम जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इसके अलावा ये एंटी बैक्टीरियल भी है। और जिन कम्बिनेशन के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं उनमें आता है नियासिनामाइड, विटामिन सी और अज़ैलिक एसिड। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो भी इनहेबिटर है टायरोसिनीज का। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, ये भी कैराटोलैक्टिक है और ये हमारी स्किन के बैरियर को बेहतर करता है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर जितने भी देखा होगा कि मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ, क्या इनहेबिटर है मेलानिन का या इनहेबिटर है टायरोसिनीज का। तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेन जो मेलास्मा हमारी स्किन में बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, वो मेलानोसाइट्स की वजह से बन रहा है। जो हमारी स्किन में एक पिगमेंट बनता है, कलर आता है, वो मेलानोसाइट्स ही दे रहे होते हैं। इस वजह से ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये या तो टायरोसिनीज एंजाइम के ही इनहेबिटर हैं या फिर ये मेलानिन के इनहेबिटर हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हमारे पास है वो है मिक्यूनॉल। मिक्यूनॉल जो है ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है। ये क्या करता है, ये भी टायरोसिनीज का इनहेबिटर है और ये स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रेसिसिनोल और ये क्या करता है, ये भी कैराटोलैटिक है। ये भी जो हमारे सेल का टर्नओवर होता है उसको फास्ट करता है, हमारे कॉर्नियम लेयर के ऊपर जो सेल्स की तह जमा हो जाती है उसको रिमूव करता है और ये भी इनहेबिटर है टायरोसिनीज का। इसी वजह से इससे हमें मेलास्मा में बड़े बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है एलर्जिक एसिड। एलर्जिक एसिड जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है और ये सपोर्ट करता है हमारे कोलेजन की प्रोडक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में। ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो हम जो है ये भी जो है क्या करता है कि ये भी हमारे जो सेल का टर्नओवर होता है उसको फास्ट कर देता है। ये कोलेजन की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। इसके अलावा ये भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आजकल मार्केट में जो ग्लाइकोलिक एसिड जिस फॉर्म में बहुत ज़्यादा जो है वो दस्तियाब है वो हमारे जो हैं वो टोनर्स हैं। टोनर्स बहुत ज़्यादा इन हुए हैं ग्लाइकोलिक एसिड के। और इसके अलावा ये हमारी जो स्किन होता है उसके नेचुरल पीएच को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो हमारे जिस केमिकल ग्रुप से जो है इसका ताल्लुक है वो हमारा AHA है और ये यूज़ किया जाता है एक्सफोलिएशन के लिए। और इसकी भी जो कंसंट्रेशन हमने यूज़ करनी है वो होती है 1 से लेके हम इसे 10% तक यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंग्रेडिएंट्स सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है वो हमारे जिस केमिकल ग्रुप के साथ जो उसका ताल्लुक है वो बीटा हाइड्रोक्सी है। ठीक है। ये जो है ये एक लिपिड सॉल्युबल इंग्रेडिएंट है और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है कि ये भी हमारे डिस्क्यूमेशन के अमल को जो है वो तेज़ करता है, जिसकी वजह से जो हमारी लेयर के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है वो रिमूव हो जाती है। सैलिसिलिक एसिड को हम केमिकल पील्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी इसके सीरम्स भी आ रहे होते हैं। ये माइल्ड टाइप की जो एंटी इन्फ्लामेटरी भी करता है और हमारे ऑयल को रेगुलेट करता है। जो इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि ये जितने भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ कर लिए हैं ना इनके बाद हमने साथ जो है जिंक ऑक्साइड को लाजमी शामिल करना है। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो है ये क्या करता है कि यही जो हमारे सनस्क्रीन के अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है वो यही जिंक ऑक्साइड हो रहा होता है। और ये जिंक ऑक्साइड क्या करता है कि ये हमारे जो है ये फिजिकल सनस्क्रीन के तौर पर काम करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और UV प्रोटेक्शन देता है हमें। क्यों? जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पहले हमारे मेलानोसाइट को ट्रिगर कर रही है वो क्या कर रही है, वो UV रेडिएशंस ही हैं, तो ये उनसे हमें जो है वो बचा रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडवांस ट्रीटमेंट्स की कि टॉपिकल ट्रीटमेंट्स तो हो गए। अब कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम जो हैं वो मेलास्मा के जो है ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें हमारे पास जो आते हैं माइक्रो नीडलिंग है, मीज़ोथेरापी है और इसके अलावा हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट्स आते हैं और केमिकल पील्स भी आती हैं। अब ये जितने भी आपको पहले इंग्रेडिएंट बताए हैं ना, यही इंग्रेडिएंट जो हैं वो मौजूद होते हैं हमारे पास जो सीरम्स आते हैं। अच्छा, एक सवाल मुझसे अक्सर बचतर स्टूडेंट्स
पूछते हैं और उस चीज़ को जो है वो आप लोगों ने फॉलो भी करना है कि देखें जो माइक्रो नीडलिंग के लिए या मीज़ो के लिए हम सीरम्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्पेशल सीरम्स आते हैं। कोई भी सीरम उठाकर जो दूसरे सीरम्स होते हैं वो बिल्कुल हमने यूज़ नहीं करने होते हैं माइक्रो नीडलिंग में या मीज़ो में, क्योंकि वो इंजेक्टेबल नहीं होते। ये जो मीज़ो सीरम्स आते हैं ये इंजेक्टेबल होते हैं, हम इन्हें स्किन के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं और हमने यही यूज़ करने हैं। हमारे माइक्रो नीडलिंग में भी जो सीरम्स यूज़ होते हैं वो हमारे मीज़ो सीरम्स ही होते हैं, ठीक है। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं इन्हीं सब इंग्रेडिएंट से हमारे मीज़ो सीरम्स भी बने हुए होते हैं। और जो हमारी केमिकल पील्स आती हैं, केमिकल पील्स भी इन्हीं इंग्रेडिएंट से होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट को दोबारा से जो है वो रिपीट नहीं कर रही। हमारे यही सारे इंग्रेडिएंट जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन के साथ हमें ये मिलते हैं जो कि हमारी स्किन को पील करती हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा के बारे में भी बात है, तो ये जो प्लाज्मा है ये क्योंकि हमारी स्किन के अंदर जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स को हम इंजेक्ट करते हैं जिनसे हमारी स्किन को हील होने में, हमारी स्किन की इन्फ्लेमेशन को कम होने में, हमें जिस स्कारिंग है, मेलास्मा है, उसमें ये हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ये भी हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये हम माइक्रो नीडलिंग के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं और मीज़ो से भी कर सकते हैं। लेकिन पीआरपी के लिए जो है वो आपके पास एक लैब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास एक सेंट्रीफ्यूज मशीन नहीं होगी, आपके पास लैब नहीं होगी जहाँ पर आप ये चीज़ पता करवा सकें कि मेरे पेशेंट की HB लेवल कितनी है, क्योंकि यहाँ पर CBC टेस्ट का होना, हेपेटाइटिस B-C का चेक होना, उसकी शुगर का चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जब हम मीज़ो या माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं ना, तो एज सच उसमें भी ये वाले प्रॉब्लम तो इतना नहीं होता, लेकिन आप ये जो है ना कम से कम हेपेटाइटिस B-C और जो शुगर का टेस्ट है ना, जब भी माइक्रो नीडलिंग करवा रहे हैं या मीज़ो करवा रहे हैं तो ये आप लाजमी देख लें कि ये ना हो कि पेशेंट जो है उसको हेपेटाइटिस हो। हेपेटाइटिस का मतलब क्या है कि एक उसकी जिगर के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन चल रही है, सोजिश चल रही है। तो जब आप ऐसे पेशेंट की माइक्रो नीडलिंग या मीज़ो करेंगे आपको कभी भी बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जब उसका लीवर ही खराब है तो बाकी टॉपिकल चीज़ें क्या असर करना है, बल्कि उल्टा क्या होता है कि हो सकता है उसके फेस के का जो है जो आप उसे ट्रॉमा दे रहे हैं, क्योंकि माइक्रो नीडलिंग में हम छोटी छोटी नीडल्स होती हैं जिनसे जो है हम एक ट्रॉमा देते हैं, स्किन को पंक्चर कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर वो हील ना हो पाए तो वो बड़ा मसला बन जाता है, इसलिए ये टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है। आपने अपने पेशेंट से, जिसा मैंने हिस्ट्री में पहले बताया था, कि उनसे ये लाजमी पूछना है कि वो कोई हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं उनको रहता, वो वाली कोई मेडिसिन तो नहीं वो यूज़ करें, क्योंकि उसमें क्या होता है वो खून पतला करने वाली मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे में भी हम उन्हें माइक्रो नीडलिंग या मीज़ो या लेज़र या कोई केमिकल पील वगैरह हमने नहीं देना होता। और स्पेशली जो हम जब प्लाज्मा लेते हैं तो प्लाज्मा के लिए हमें उनका जो है वो CBC टेस्ट मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो पेशेंट है उसका HB लेवल क्या है, उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कितने हैं, वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं। ये अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे प्लाज्मा कर सकते हैं। अगर हम वो प्लाज्मा के साथ को यूज़ करेंगे और उसमें जो है वो पेशेंट जो है एनीमिक निकला, उसके प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम है, तो क्या वो प्लाज्मा जो है वो वर्क करेगा। PRP का रिजल्ट अमूमन इसी वजह से नहीं मिलता कि सिर्फ आप जो है वो विदाउट टेस्ट जो है, जब आप इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन के बगैर जब PRP को परफॉर्म किया जाता है तो वो कभी भी रिजल्ट नहीं देता। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द एक क्लास कंडक्ट करेंगे जिसमें मैं जो हूँ वो CBC की रिपोर्ट जो है वो आपको कंप्लीट पढ़ना सिखाऊंगी कि क्या क्या कैसे जो है वो HB लेवल होता है, WBC, RBC, हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी रिसेंटली इंशाल्लाह ताला हमारे जो न्यू कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं उनमें जो है वो नॉन इन्वेजिव एस्थेटिक कोर्स है, जो कि उसमें आपको जो है वो नॉन इन्वेजिव एस्थेटिक डिप्लोमा दिया जाएगा, जिसमें हम जो है वो मीज़ो थेरापी पढ़ाएंगे। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग करवाई जाएगी, हाइड्रा फेशियल, केमिकल पील्स और PRP करवाई जाएगी। और हाइड्रा फेशियल में जो है वो एडवांस हाइड्रा फेशियल करवाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल थे, वो पूछना चाहते थे, समझना चाहते थे कि हमने 14-in-1 हाइड्रा ले लिया लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वो सारा कुछ भी समझाया जाएगा। इसी तरह हमारी इंशाल्लाह ताला BB ग्लो की और जो है परमानेंट मेकअप की भी क्लासेस होंगी और आप उन सबको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, एक बात कह दूं कि नॉन इन्वेसिव जो हमारा स्टैटिक प्रोग्राम आ रहा है वो हमारी पेड क्लास होगी। इसी तरह BB ग्लो और जो परमानेंट मेकअप की क्लास है वो भी हमारी पेड क्लास है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जो है जो फ्री क्लासेस हमारी मज़ीद आगे चल रही हैं उनमें मैं नार्ड प्लस जो है एक वो फ्री क्लास होगी। इसके अलावा जो है वो स्किन टाइप जो है उसकी भी एक फ्री क्लास जो है वो आप लोगों को दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों जो हैं वो फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और आज के क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो हमें कर सकते हैं। हमारे जो ग्रुप बनाया गया है आप उस ग्रुप में सवाल करें, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।